हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है और अपने चैनल पर हम उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंटेंट अवेलेबल है, प्लीज़ देखिए। और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। इसके अलावा आप सीरियसली अपनी और भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ अनअकैडमी पर फॉलो करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट अवेलेबल है, फुल डिटेल्स में दिया हुआ है, तीनों टर्म में से है, एशियन मेडिवल मॉडर्न में से। तो प्लीज़ वहाँ पर एक बार जाकर जरूर देखिएगा। पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, तो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में जानेंगे तो ये है मुगल कालीन के जो स्थापत्य हैं। तो मुगलों की जो स्थापत्य, उनकी वास्तुकला है वो किस आधार पर थी, तो उसको हम डिटेलिंग के साथ प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये भी 3-4 इसके वीडियो आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इनको जरूर पढ़िएगा। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि मुगल स्थापत्य जो थी, पहले ये भारतीय इस्लामी शैली पर आधारित थी, क्योंकि ये प्रचलित थी वास्तुकला की। ये कहाँ पर थी? इस्लामी शैली के आधार पर थी, जो मुगलों के काल में शुरू हुआ। इसका विकास हुआ मुगल काल से ही, इस्लामी शैली का। बाद में जो मुगलकालीन वास्तुकला में फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानों की जो शैलियाँ हैं उसका मिश्रण भी देखने को मिला है। पहले जो निर्माण हुए हैं बाबर के काल में, वो कह लो कि एक जो इस्लामी शैली है उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे आगे जब डेवलपमेंट होती गई, चीज़ों के बारे में नॉलेज होती गई लोगों को, तो उसमें कुछ कई शैलियों का मिश्रण भी देखने को मिलता रहा, जिसमें हिंदू शैली भी मिश्रित है। हिंदू और इस्लामी शैली के मिश्रित जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही आगे चीज़ों में जो शैलियाँ थी उसमें भी चेंजेस होने लगे हैं। फिर मुगलों के जो भवन, किले, द्वार, मंदिर, मस्जिद, जो बावलियाँ हैं आदि का निर्माण हुआ, तो वो भी इस्लामी शैली के आधार पर था। आगे आगे ये भी चेंज होते गए। फिर महल तथा अन्य विलास भवनों में भी बहते हुए पानी, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो मुगलों की स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। जो बहता पानी दिखाया गया है, उनकी जो रचनाएं हैं, महल, किले, भवन आदि में जो बहता पानी दिखाई पड़ता है, जो तो ये एक विशेष किस्म की जो शैली है वो देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो विशेषता इसकी सबसे अधिक होती है, जिसमें जो मुगलों की ये बहते हुए पानी की जो शैली है वो देखने को मिलती है। तो मुगल जो थे, ये स्थापत्य कला के विकास और प्रगति की जो आरंभिक क्रमबद्ध जो परिणति है, ये कहाँ से है? ये फतेहपुर सीकरी, इसके जो आदि के नगर है उनका जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है। जैसे कि शाहजहाँ के शाहजहानाबाद का निर्माण, तो ये वहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो विकास की जो प्रगति है, जो आगे प्रगति जो विकास हुआ है, फतेहपुर सीकरी के जो आगे के और नगर है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, भवन किले बनाए गए हैं, तो उसमें इस चीज़ को देखने को मिलता है। तो जिसमें शाहजहानाबाद जो है ये नगर निर्माण में दिखाई पड़ता है। फिर वास्तुकला क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का भी प्रयोग, निर्माण की सामग्री पत्थर के अलावा प्लस्तर, गचकारी का प्रयोग किया गया। तो जैसे कि हमने मंदिर निर्माण के बारे में जाना था, तो जो मंदिर निर्माण है वो किस प्रकार किया गया था, उसका आधार कैसा होना चाहिए, शैली किस प्रकार की थी, तो उसको भी हमने डिटेल्स में जाना था कि कैसे है, किसका पत्थर के हैं, ईंट के हैं, संगमरमर के। तो वैसे ही मुगलों की भी स्थापत्य कला है, उसका भी आकार किस प्रकार होना चाहिए, डिजाइन की विधि किस प्रकार होनी चाहिए, सामग्री कौन सी होनी चाहिए, पत्थर है, फिर प्लस्तर कौन सा है, गचकारी का प्रयोग, तो ये सब चीज़ें भी प्रमुख थी। जैसे कि बाबर ने भारत में अल्पकालीन शासन में वास्तुकला में विशेष रुचि दिखाई थी, तो उसके निर्माण कार्य में हिंदू शैली से निर्मित ग्वालियर का मान सिंह एवं विक्रमजीत सिंह के जो महल है वो सर्वाधिक प्रचलित माने गए, प्रमुख हैं जो बाबर के निर्माण कार्य थे, जो हिंदू शैली से निर्मित थे। ये कौन कौन से थे? ग्वालियर के जो मान सिंह हैं एवं विक्रमजीत सिंह के जो महल हैं वो इस चीज़ में देखने को मिलते हैं। आगे है बाबरनामा। बाबरनामा जो है, बाबरनामा इसमें बाबर के बातों से लगता है कि तत्कालीन जो स्थापत्य वास्तुकला है वो संतुलन या सुडौलपन का भाव देखने को मिलता है। तो उसकी जो स्थानीय जो वास्तुकला में संतुलन कैसा होना चाहिए, सुडौलपन है, वो चीज़ का भाव देखने को मिलता है, वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। फिर भारतीय युद्धों में फुर्सत मिलने के बाद ही जो बाबर था, उसने अपने आराम के लिए आगरा में क्या था, जो यूमेट्री है, यूमेट्री के आधार पर ही उसने क्या था, आगरा में आराम बाग का जो निर्माण है वो उसने वहाँ पर करवाया था।
फिर ज्योमेट्री कार्यों में अन्य कौन कौन से थे? पानीपत के जो काबुली बाग में निर्मित एक स्मारक था, जैसे कि मस्जिद आ गई है। फिर रोहेलखंड में संबत नामक स्थान पर निर्मित जामा मस्जिद। तो ये जो चीज़ें थी ये देखने को मिलती हैं जो ज्योमेट्री के आधार पर थी। पानीपत में काबुली बाग और मस्जिद रुहेलखंड के जो नामक स्थान पर निर्मित जामा मस्जिद जो है, तो ये जो चीज़ें हैं। तो इस्लामी शैली से प्रभावित होकर किसमें हिंदू शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आगे आगे चीज़ें जब विकसित होती हैं, निर्माण होता है, तो उसमें कई और शैलियों का मिश्रित रूप भी देखने को आगे मिलता है। तो जैसे कि पहले है हुमायूं। हुमायूं के जो स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार की थी? तो हुमायूं जो राजनीतिक परिस्थिति की प्रतिकूल हुमायूं वास्तुकला के क्षेत्र में खास नहीं कर पाया है, तो कुछ खास नहीं था। ये जो है ये 1533 में दीनपना जिसको धर्म का शरण स्थल है वो कहा गया है। 1533 में इसको बनवाया गया था। पुराना किला के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी जो दीवारें हैं वो रोड़ी जो होती है उसके आधार पर ये दीवारें उसकी बनी हुई हैं, क्योंकि वो कुछ इतना अच्छा ना कर पाया अपने काल में। तो हुमायूं की दो मस्जिदें थी, एक फतेहपुर सिकरी में 1540 में बनवाई गई और जो फारसी शैली में ही निर्मित है। इस्लामी शैली से बाद में फारसी शैली जो आ गई है उसके आधार पर, इस्लामी शैली फारसी शैली उसके आधार पर ये निर्मित है। क्या है? पुराना किला, जो दीवारें जो थी वो रोड़ी से बनी हुई थी। ये हुमायूं का जो वास्तुकला है। आगे है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका जो निर्माण कार्य था उसके बारे में जानते हैं कि वास्तुकला जो थी वो संक्रमण काल इसको कहा गया है। जो इसका काल था शेरशाह का, ये संक्रमण काल था, क्योंकि वास्तुकला को एक नई दिशा प्रदान की गई थी शेरशाह के द्वारा। तो शेरगढ़ वो दिल्ली शेरशाही की नींव इसने डाली थी। सासाराम जो बिहार के उस प्रसिद्ध मकबरा तथा पुराना किला जो दिल्ली में प्रसिद्ध मस्जिद वास्तुकला की आश्चर्यजनक नमूने थे जो शेरशाह के द्वारा बनवाए गए थे। मुगल पूर्व काल में वास्तुकला में एक चरम पर एक नई शैली उसका प्रारंभ हुआ, उसके नमूने जो है वो देखने को मिले। आज इस नगर के अवशेषों को लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ही देखने को मिलते हैं। इसके जो अवशेषों के आधार पर एक लाल दरवाजा एवं खूनी दरवाजा है जो देखने को मिलता है शेरशाह के द्वारा। आगे है 1542 में शेरशाह ने इस किले के अंदर किला कोहना नाम से एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। बिहार के रोहतास नामक जो स्थान है वहां पर स्थित किले का निर्माण करवाया गया था। फिर शेरशाह के द्वारा मकबरे के अंदर एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित हिंदू मुस्लिम जो मिश्रित है वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना भी देखने को मिलता है। फिर मकबरा बाहर से मुस्लिम प्रभाव है, लेकिन जो अंदर इसको चीज को देखने को अंदर प्रभाव जो देखता है अक्सर दिखता है वो हिंदू शैली के आधार पर है। तो ये मिश्र शैली के आधार पर देखने को मिलता है। किला कोहना जो मस्जिद है को उत्तर भारत के जो भवन थे उसमें महत्वपूर्ण इसको माना गया है, स्थान प्राप्त है। रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर भी बसवाया गया था। फिर 1541 में उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित भी किया था। पाटलिपुत्र को बाद में पुनर्पटना के नाम से। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर की स्थापना भी की और जिस पर क्या आता था 500 तोला सोने हर दिन व्यय किया जाता था लंगर व्यवस्था पर। तो इसने सरायों का निर्माण भी करवाया था, लंगर भी चलाया था। तो इसने कई सड़कें बनवाई, शेरशाह के द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया। सड़कों के साथ साथ सराय बनवाई गई जिसमें लंगर प्रथा भी चलती थी, जिसमें मुस्लिम के आधार पर और हिंदू दोनों के आधार पर जो बावर्ची होते थे वो उसी प्रकार पर खाना भी बनाते थे। आगे है अकबर का कैसा काल था? अकबर के शासनकाल में जो निर्माण कार्य था वो हिंदू मुस्लिम शैलियों का एक व्यापक सामान्य जो है वो दिखाई पड़ता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रित। अकबर पहला सम्राट था जिसके पास जो कि बड़े पैमाने पर निर्माण कराने के लिए समय भी था और उसके पास साधन भी थे, लेकिन वो कई किलों का निर्माण करवाया भी था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध उसका क्या था? आगरे का जो किला था जो लाल पत्थर से बना हुआ था और भव्य दीवार था। किला निर्माण में जो शाहजहां के द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला भी था। तो किलों के निर्माण में क्योंकि जो अकबर था वो उसने जो चीज़ों का निर्माण करवाया था वो ऐसा रखना चाहता था कि निर्माण पर कुछ ज़्यादा पैसा भी ना आए और देखने को भी सिंपल हो और अच्छे देखने को मिले, इस प्रकार के थे। तो इसकी जो निर्माण कार्य चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लाल पत्थर से ही देखने को मिलती हैं। लेकिन जो शाहजहां की है निर्माण कार्य, दिल्ली का लाल किला तो है लेकिन इसने ज़्यादातर अपने निर्माण कार्य में संगमरमर का प्रयोग किया है, चमकीले जो पत्थर है उस चीज़ का प्रयोग हुआ है। आगे है 1572 में अकबर ने आगरा
से 36 किलोमीटर की दूर एक फतेहपुर सिकरी में किला नुमा महल जो था उसका निर्माण करवाया था। 8 वर्ष में इसका कार्य जो था वो पूरा किया गया था। राजपूतनी पत्नियों के लिए बने महल में सबसे अधिक क्या चीज़ थी, वो गुजराती शैली थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम शैली मिश्रित थी, तो गुजराती शैली इसने राजपूती जो उसकी पत्नियां थी उसके लिए इस प्रकार के जो महल थे वो बनवाए थे। दीवारें तथा छतों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे चमकीले नीले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। जो ईरानी और मध्य एशिया का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है, ईरान और मध्य एशिया का। फतेहपुर जो सिकरी है उसका सबसे प्रभावशाली वहाँ की क्या है, मस्जिद तथा बुलंद दरवाजा है, जो गुजरात विजय के आधार पर वो बनवाया गया था, स्मारक बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। ईरानी शैली से ली गई थी ये कहाँ से थी, ईरानी शैली से। मुगल भवनों में आम रूप से प्रयोग की जाने लगी थी ये ईरानी शैली। आगे है जहांगीर और शाहजहां। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू जाना है कि इनके क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बनवाए गए थे, किस प्रकार की थी। तो ऐसे है, मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल जो वास्तुकला है वो अपने शिखर पर आगे आगे विकसित होते रही, शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर के शासनकाल के भवन एवं निर्माण आरंभ हो गया था और पूरी तरह संगमरमर चीज़ें थी वो बनने लगी थी। संगमरमर में ही किले, भवन आदि चीज़ों का निर्माण होने लगा था और वहाँ पर ही दीवारें व कीमती पत्थरों की नक्काशी भी होने लगी थी। शैली शाहजहाँ जो था उसके समय में और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी अपने समय पर। तो इसका एक नमूना देखने को मिलता है, वो है ताजमहल। तो ताजमहल का जो निर्माण कार्य था अपने आप में एक अद्वितीय रचना थी, निर्माण कला रत्न माना जाता है। तो बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर नक्काशी की गई थी, चमकीले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो शाहजहाँ के काल में जाकर जो शैली थी, निर्माण कला था, वो अपने एक चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जो टॉपिक थे जो आज हमने जाना है कि कैसे मुगलों के काल में कैसे निर्माण कार्य थे, किस शैली का प्रयोग होता था। तो थोड़ा सा हमने जाना कि हुमायूं के काल में किस प्रकार था, अकबर के काल में, जहांगीर, शाहजहाँ के काल में। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी इनके द्वारा बनवाई गई थी, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग हुआ था। तो उसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो और भी वीडियोस आने बाकी हैं इसी से रिलेटेड ही, तो प्लीज़ देखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से जरूर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर भी ज़रूर बताना। और अनअकैडमी पर जरूर फॉलो करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।